we are discussing the applications of industrial automation systems. Now we will discuss very important application, which is instrument air system. This system is one of the most critical system of any plant, and of any process plant or oil and gas industry, because all the control valves which are driving your process plant are being controlled by this air. That air is essential, that is the blood of the plant, so that is very important. So we'll discuss this briefly. So industrial process facilities consist of a wide variety of pneumatic operated equipment which needs to be provided with a motive force for operation. Towards this, ambient air is one of the commonly used motive fluids to operate for the actuation of valves. In an oil and gas project, the primary step is to access the number of elements that need instrument air IA and capacities of each element control valve to determine the required instrument air system capacity. यानी हर प्लांट की एक अपनी कंजम्पशन होती है कि इसको कितनी एयर चाहिए, तो उस लिहाज से हम इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कि उस सिस्टम जो है, और फिर इसमें बैकअप रखा जाता है कि उस सिस्टम के अंदर वेसल एक बड़ा सा बनाते हैं जिसमें सारी इंस्ट्रूमेंट एयर स्टोर होती है। यानी पहले पैकेज से कंप्रेसर क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को लेके कंप्रेस करेगा, उसको ड्राई करेगा। ये आगे हम देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। ड्राई करने के बाद वो एक कॉमन स्टोरेज वेसल होता है, वहाँ पे दे देता है, और फिर उस कॉमन स्टोरेज वेसल से आगे जो है वो प्रेशर रेगुलेटिंग वेल्व्स लगे होते हैं जो उसको प्रेशर रिड्यूस करते हैं। नॉर्मली 100 psi, हमारे पास 100 psi का प्लांट था, तो 100 psi, 120 psi और 80 psi। तो 100 psi पे हम अज्यूम करते हैं कि ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर यही होता है 100 psi, यानी 7 बार तकरीबन। तो 100 psi को फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं पूरे प्लांट के अंदर। अच्छा, द फॉलोइंग आर्टिकल फोकसेस ऑन साइजिंग इन इंस्ट्रूमेंट एयर वेसल। ये आगे हम देखते हैं कि क्या कह रहे थे। इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर कंट्रोल फिलोसफी। इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर्स टाइप्स आर यूजुअली यूज्ड इन ऑफशोर एप्लीकेशन इन इज अ स्क्रू टाइप कंप्रेसर। कंप्रेसर की ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक तो मेन टाइप से होती है डायनेमिक कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स आते हैं, और दूसरे होते हैं आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, ठीक है। और ये जो है इसमें ये स्क्रू रोटरी टाइप कंप्रेसर, ये जो कंप्रेसर टाइप है ये स्क्रू रोटरी कंप्रेसर टाइप, ज़्यादातर इसको यूँ समझ सकते हैं हम जैसे कीमा बनाने वाली मशीन। हमारे जो एक सीनियर थे उन्होंने हमें इस तरह से इसको समझाया था, जैसे कीमा बनाने वाली मशीन होती है उस से जो है वो, यानी इसमें दो बेसिकली इसके अंदर इंटरमेशिंग हो रही होती है, दो स्क्रूज होते हैं, इसलिए इसको स्क्रू टाइप कंप्रेसर कहते हैं। तो स्क्रू टाइप कंप्रेसर जो है वो ज़्यादातर इस पैकेज के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। दिस टाइप इज़ यूज ड्यू टू इट्स लार्ज फ्लो कैपेसिटी एंड रिलेटिवली लो डिस्चार्ज प्रेशर, बट स्टिल लार्ज फ्लो कैपेसिटी ये डायनामिक कंप्रेसर्स की होती है खसूसियात की। डायनामिक कंप्रेसर्स में फ़्लो ज़्यादा होता है और प्रेशर रिलेटिवली कम होता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर्स होते हैं उनमें फ़्लो थोड़ा कम होता है और प्रेशर रेशो ज़्यादा होती है, ठीक है। बट स्टिल दैट आर इनफ टू सप्लाई इंस्ट्रूमेंट एयर एंड एनी अदर यूटिलिटीज़ नीडेड। अच्छा, अब इसमें लेआउट क्या है। टिपिकल लेआउट एंड ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम। इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम जो है उसका लेआउट ये है, इसकी जो मेन डायग्राम है कि इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम इस तरह से काम करेगा। एम्बियंट एयर जो हवा होती है आपकी एटमॉस्फेयर की, उससे क्या होगा कि पहले वो एयर फिल्टर होगी और फिल्टर होने के बाद कंप्रेसर को जाएगी, ठीक है। कंप्रेसर जो है उसको कंप्रेस करेगा और कंप्रेशन से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो हीट फिर हमने उस हीट को जो है कूल करना होता है। वो हीटेड एयर जो है कूलर से पास होती है, उस कूलर से पास होने के बाद वो एक वेसल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उस वेसल में स्टोर एक ये वेसल है, थोड़ा सा इसमें ट्रैपिंग होगी कि अगर आपकी कोई मॉइस्चर वगैरह बनता है तो उससे ट्रैप हो जाए। तो उसके बाद एक एयर रिसीवर को चली गई। अब उस एयर रिसीवर से फर्दर ये ड्रायर को जाती है जो इसको ड्राई करता है। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी उसकी थी -40 फ़ारेनहाइट ड्यू पॉइंट, प्रेशर ड्यू पॉइंट इसको बोलते हैं। यानी वो टेम्परेचर जिस पे वो कंडेंस होना शुरू हो जाए, कोई भी वेपर कंडेंस होना, यानी लिक्विड का पहला कतरा बने, तो उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो प्रेशर ड्यू पॉइंट क्योंकि ये प्रेशराइज्ड होती है एयर, तो इसमें प्रेशर ड्यू पॉइंट काउंट होता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर से ड्यू पॉइंट में फ़र्क पड़ता है। और फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं ड्रायर्स, हमने डिस्कस किए हुए हैं कोर्स के स्टार्ट में। ये एक तो डेसिकेंट टाइप ड्रायर्स होते हैं, दूसरा रेफ्रिजरेंट टाइप ड्रायर्स होते हैं। तो ये डेसिकेंट टाइप ड्रायर होते हैं, इसमें कार्बन मॉलिक इसमें जो है वो आपकी इसके अंदर जो है वो एडजॉर्बिंग मटेरियल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये इसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो
मतलब एक एब्जॉर्ब कर रहा होता है और दूसरा रीजनरेट कर रहा होता है, यानी इसमें इस तरह का साइकिल चल रहा होता है कि एक एक प्रोसेस में होता है और दूसरा रीजनरेशन के फेज में होता है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है स्टार्ट में। और फिर ये फर्दर ड्राई होने के बाद आपकी एयर फिल्टर से पास होके वेल्व के थ्रू आगे इंस्ट्रूमेंट एयर जो वेसल होगा, मेन वेसल, उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक schematic है। अब इसमें ज़रा गौर करें कि इसमें ये एक रिसाइकल वेल्व जो है वो, इसमें रिसाइकल वेल्व से ये क्या चीज़ होती है, इसको बोलते हैं एंटी सर्ज प्रोटेक्शन ऑफ कंप्रेसर्स, कि अगर किसी वजह से यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए तो वो रिवर्स फ्लो कॉज कर सकता है, कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक रिसाइकल लाइन लगाई होती है कि जिसमें वो फ्लो रिवर्स हो जाता है सक्शन साइड पे। ये एंटी सर्ज प्रोटेक्शन ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनलेट एयर फिल्टर एन एयर फिल्टर टू decontaminate the atmospheric air of dust and debris, air compressor to produce instrument air at the required pressure, cooler, a cooler to cool the hot from the compressor discharge, moisture separator to remove the condensate from the compressed air। जाहिर है जब आपने कूल करना है एक उसको अपनी हॉट एयर को, तो उसमें उस कूलिंग की वजह से कंडेंसेट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एयर रिसीवर, एन एयर रिसीवर दैट स्टोर्स द कंप्रेस्ड air receiver that stores the compressed air, a set of molecular sieve air dryers that act as a desiccant to dry the instrument air to the required dew point। ठीक है, उसके बाद एयर ड्रायर्स, तो एयर ड्रायर्स जो है वो साइकिल्स में चल रहे होते हैं, यानी दीज आर ऑपरेटेड इन साइकिल्स वेयर वन ड्रायर इज अंडर ऑपरेशन एंड अदर इज इन रीजनरेटिव फेज। अच्छा जी, अब उसमें इंस्ट्रूमेंट एयर रिसीवर की डिज़ाइन कंसंट्रेशंस क्या होती हैं कि उसमें मिनिमाइज द प्रेशर फ्लक्चुएशंस, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर की फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, यानी प्लांट को एक कांस्टेंट स्मूथ प्रेशर मिलना चाहिए। तो to meet the instrument air consumers demands and during emergency shutdown scenarios, it becomes a necessity to reduce pressure fluctuations. This also means the sufficient pressure at a steady state must always be available for the process that use IA and is measured in units of time। अच्छा, short term air demand in process facilities often the demand for instrument air can fluctuate, sometimes reaching a peak, यानी उसमें एक पीक परफॉर्मेंस भी हो सकती है कि जी फलाने टाइम में हमारे प्लांट पे बहुत ओवरलोडेड होता है। तो उस सिस्टम के अंदर, इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस पीक को फुलफिल कर सके। दिस नीड्स टू बी काउंटेड इन द एयर कंप्रेसर कैपेसिटी एस्टिमेट्स along with the sufficient storage volume in associated with IA receiver to accommodate the peak demand IA flow rates। अच्छा, फिर एनर्जी सेविंग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपका कंप्रेसर जो है वो लोड अनलोड जो उसमें होता है, instrumented systems and frequently consuming power, and it's become imperative to achieve power savings by operating loading unloading the air compressor only as and when required। जाहिर है उसमें जो कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर एक मोटर से चल रहा होगा, मोटर ड्रिवन कंप्रेसर होगा ना, तो जब कंप्रेसर आगे एयर चाहिए तो कंप्रेसर लोड होगा। ठीक है, और मोटर चलेगी आपकी, यानी मोटर एनर्जी कंज्यूम करेगी। लेकिन अगर आपका कंप्रेसर बिला वजह चल रहा है, आगे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मोटर आपकी जो है वो उसको नो लोड पे चला रही है, तो वो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसकी। और इसके अलावा एक ये भी देखें कि जब मोटर को ऑन ऑफ करवा रहे हैं, अगर आप बार बार ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं, तो मोटर जब ऑन होती है तो वो ज़्यादा जर्क लेती है और ज़्यादा करंट खींचती है, उससे भी एनर्जी आपकी ज़ाया होती है। तो ये आगे हम देखते हैं कि इसका हम कैसे बचा सकते हैं कि अपनी एनर्जी को, जो कंप्रेसर बेसिकली जो कंप्रेसर का ऑन ऑफ है ना, उसको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है कि जब उसकी ज़रूरत हो वो तब चले और बाकी वो ऑफ लोड रहे, और मोटर भी बिला वजह ना चलती रहे, क्योंकि मोटर का जो ऑन ऑफ होना है वो भी हमें महंगा पड़ता है। अच्छा, तो अब इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में क्या आता है, प्रेशर ड्यू पॉइंट, कि इसमें प्रेशर ड्यू पॉइंट का ख्याल रखा जाता है कि प्रेशर ड्यू पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द फ्री मॉइस्चर कंडेंसेस आउट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट एयर इनटू लिक्विड वाटर फॉर अ स्पेसिफिक प्रेशर। प्रेशर ड्यू पॉइंट एट द एयर ड्रायर आउटलेट शुड बी एट लीस्ट 10 डिग्री सी बिलो द मिनिमम टेम्परेचर टू विच एनी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम इज एक्सपोज। इसने एक जनरल रूल बताया कि कोई भी जो आपका टेम्परेचर है प्लांट में, उससे 10 डिग्री से ये कम होना चाहिए। हमारे पास ये -40 डिग्री से होता था, या -40 फ़ारेनहाइट इन इंस्ट्रूमेंट एयर, और एक नाइट्रोजन पैकेज में होता था, उसमें तकरीबन ये होता था 3 डिग्री सी। हाँ, 3 डिग्री सी उसकी सेटिंग थी इसकी। एंड इट आल्सो शैल नॉट एक्सीड 4 डिग्री सी एट द लाइन प्रेशर। नेक्स्ट इसका आता है पार्टिकल साइज। The instrument air supplied to consumers is expected to contain particulate matter, and for most pneumatically operated devices, a particulate size of 40 micrometer is acceptable. In case where the particulate size is less than 40 micrometer,
इज़ रिक्वायर्ड एडिशनल एयर फिल्ट्रेशन मॉड्यूल्स कैन बी इंस्टॉल्ड। यानी अगर आप इसमें जो साइज़ हैं पार्टिकल्स वगैरह का अगर इसमें है तो उसका साइज़ भी कम होना चाहिए, तो उसको आप फिल्टर से मैनेज करेंगे। और लुब्रिकेंट कंटेंट है कि आपको जो है वो लुब्रिकेशंस के लिए जो है बीच में लुब्रिकेंट भी ऐड करना पड़ सकता है। इन केसेस वेयर द इंस्टॉल्ड एयर कंप्रेसर इन द आईए सिस्टम इज रिप्लिकेटेड विद लूब ऑयल, देयर इज आल्सो ऑलवेज अ रिस्क ऑफ ऑयल कैरी ओवर अलॉन्ग विद द कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। ठीक है, तो लुब्रिकेंट कंटेंट्स को भी आपने मैनेज करना है, क्योंकि अगर तो एयर के साथ नॉर्मली ऑयल मिक्स होता है कंप्रेसर के अंदर भी, जो एयर ऑयल मिक्सचर होता है जिसमें जो बाद में सेपरेटर से ऑयल सेपरेट होता है, तो ये इस चीज़ को भी इंश्योर करना होता है कि वो आपका सिस्टम ठीक काम करना चाहिए, ताकि आपको जो इंस्ट्रूमेंट एयर है उसमें आपकी जो लुब्रिकेशन के कंटेंट्स है वो ज़्यादा ना हो जाए, वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। तो प्रेशर, ड्यू पॉइंट, पार्टिकल साइज और लुब्रिकेंट कंटेंट्स, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो उसके इंस्ट्रूमेंट एयर के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें हम आएंगे कंट्रोल की तरफ कि हमने एनर्जी सेविंग्स कैसे करनी है या कंट्रोल किस किस तरह का हो सकता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर कंट्रोल। दिस कंट्रोल स्कीम इज जस्ट सिंपली टर्न ऑफ द कंप्रेसर व्हेन द प्रेशर इन द इंस्ट्रूमेंट एयर नेटवर्क रीचेज अ सर्टेन हाई लेवल एंड टर्न ऑन द प्रेशर व्हेन द प्रेशर गोज डाउन। यानी सिर्फ ऑन ऑफ कंट्रोल, जैसे कंप्रेसर अगर प्रेशर कम हो गया एक लेवल से तो कंप्रेसर ऑन कर दें, और जब वो एक लेवल को रीच कर गया तो ऑफ कर दें। तो द कंट्रोल scheme is effectively used when the continuous demand of compressed air is less than 50% of the compressed capacity. This type of control scheme usually also limited to a small compressor size. छोटे कंप्रेसरों में ही ज़्यादा यूज़ होती है। इसके डिसएडवांटेज यही होते हैं कि ये स्टार्ट स्टॉप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक तो आपको बिजली के हिसाब से भी ये आपको नहीं सही रहती, मतलब आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। दूसरा, इसमें वियर एंड टियर भी ज़्यादा होता है ऑन ऑफ के वजह से। अच्छा, दूसरा कंट्रोल होता है, ये हमारे प्लांट पे ये लगा हुआ था, लोड अनलोड कंट्रोल के, जिसमें आपके कंप्रेसर के आगे एक लोड अनलोड वेल्व लगा होता है। ठीक है, जो कि उसको डिमांड के हिसाब से कंप्रेसर को लोड कर रहा होता है और उसको अनलोड कर, कंप्रेसर चल रहा है आपका लेकिन लोड और अनलोड हो रहा होता है। लोड का मतलब ये है कि वो जो एयर सप्लाई करेगा वो सिस्टम में जानी शुरू हो जाएगी, और अनलोड का मतलब ये है कि वो कट आउट हो जाएगा। This load unload control scheme is utilized to load and unload valve. When the pressure in the instrument air network reaches a high set pressure, the load unload valve will close. But there are still certain small intake volume goes through the flow restrictions. At the same time, the discharge of the compressor bleeds to the atmosphere through a vent valve. यानी वो आपका vent हो रहा होगा आपका flow. In this way, the compressor will operate on atmospheric pressure only and reduce the power consumption. This control scheme is also completed with a timer, so that after several minutes of the compressor was unloaded, the motor will also shut down by the controller. यानी अगर आपका अनलोड हो गया और ख़ास टाइम से ज़्यादा अनलोड अगर हो गया तो फिर मोटर भी वो बंद करा देगा, अदरवाइज मोटर चलती रहेगी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन यूज कंट्रोल स्कीम फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एयर यूजर्स इन द इंस्ट्रूमेंट एयर नेटवर्क. By applying this control scheme, instead of having a frequent start stop, it will have to unload condition for certain 30 minutes or more. यानी अगर 30 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसर आपका अनलोड रहता है तो आपकी मोटर बंद हो जाएगी उसमें। तीसरा जो एफिशिएंट कंट्रोल में आता है वो है वेरिएबल स्पीड कंट्रोल। यानी आप एक वीएफडी लगा दें कंप्रेसर के साथ। ठीक है, द वेरिएबल स्पीड कंट्रोल स्कीम इज यूटिलाइजिंग अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एज अ मोटर कंट्रोलर. व्हेन द लोड इन द इंस्ट्रूमेंट एयर नेटवर्क इज लो, देन द प्रेशर ट्रांसमीटर विल इंडिकेट दैट दिस एंड सेंड अ प्रोसेस वेरिएबल टू द variable frequency drive. This VFD will adjust the motor speed to adjust the compressor compression speed. Thus, the compressor capacity will go down following the low demand on the instrument air network. When the load is high, the pressure in the instrument air network will be down, and the pressure transmitter will send this signal to the VFD. यानी closed loop control आपने लगा दिया इसमें ना. Once again, the VFD will adjust the motor speed so that the compressor capacity is increasing. This control scheme is the most precise control of the compressor, but having an initial high installation cost. यानी इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट अच्छी खासी है क्योंकि इसमें ड्राइव आपको लगानी पड़ रही है। अच्छा, विच कंट्रोल स्कीम वी मस्ट यूज़, अब इनमें से हमने कौन सी यूज़ करनी है? तो एज ए डिफ़ॉल्ट फॉर लार्ज सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म और रिफाइनरी प्लांट एप्लीकेशन, द लोड अनलोड कंट्रोल स्कीम हमारे पास भी ये लगी हुई थी. इट कैन बी सिलेक्टेड एज प्रीलिमिनरी कंट्रोल स्कीम. The on-off control scheme can be selected for a small use only, while the variable speed control can be selected after some cost comparison calculation with the load unload control scheme. यानी आप उसका कंपैरिजन कर लेंगे अगर तो आपको उसके बेनिफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी इसमें होता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जिसमें आप एनपी भी कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप वीएफडी लगा दें, वो सबसे बेस्ट है। और ऑन ऑफ कंट्रोल जो है वो आप छोटे सिस्टम्स के लिए लगाते हैं,
बड़े सिस्टम्स में वो फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि इसमें वो मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऑन ऑफ ये जो आपका लोड अनलोड कंट्रोल है ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम का। इसकी और भी डेप्थ है, इसके अंदर एक सेट पॉइंट्स होते हैं, दो दो लगाए होते हैं कंप्रेसर, एक लीड पे होता है, दूसरा लैग के ऊपर होता है। तो लीड वाला चल रहा होता है और लैग वाला बैकअप पे रखा होता है कि अगर आपको प्रेशर फर्दर मीट नहीं हो पा रहा लीड वाले से तो फिर बैकअप चल पड़ता है। तो इसमें मज़ीद इसके और भी डेप्थ हैं इसके अंदर, लेकिन इस कोर्स के लिए जो है फ़िलहाल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए उसमें फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि जिसमें आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर्स जो है ये दिस इज़ one of the most important and critical package utility package of a process plant. So thank you very much for listening.